नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस साल देश में सामान्य रहेगा मॉनसून, स्काईमेट ने लगाया अनुमान। गुजरात में रूपाला मामले नहीं थम रहा घमासान, कमलम का घेराव करने आए राज शेखावत गिरफ्तार। और राजकोट से परेश धानानी को चुनाव लड़ाने की कवायद, वाघोड़िया से मधु श्रीवास्तव ने मांगा टिकट। देश भर में अब गर्मी बढ़ती जा रही है। इसी बीच स्काईमेट ने इस बार मानसून कैसा रहेगा उस पर अनुमान लगाया है। वेदर एजेंसी स्काईमेट ने आज मंगलवार को बताया कि इस बार मानसून सामान्य रहेगा, यानी जून से सितंबर तक 4 महीने में औसत या सामान्य बारिश होगी। मौसम विभाग 96 से 104% के बीच बारिश को औसत या सामान्य मानता है। ये फसलों और पानी की बाकी जरूरतों के लिए अच्छा होता है। 23 राज्यों में बहुत अच्छी बारिश का अनुमान है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, लक्षद्वीप शामिल हैं। वहीं 4 राज्यों में कम बारिश संभव है, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जुलाई और अगस्त के दौरान कम बारिश और इसके बाद सामान्य बारिश होगी। वहीं 8 राज्यों में सामान्य से कम बारिश की संभावना है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में जून और जुलाई के दौरान कम बारिश होगी और इसके बाद सामान्य बारिश का अनुमान लगाया है। पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय समाज द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के बीच आज गुजरात करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूरे गुजरात में क्षत्रिय राजपूत समाज बीजेपी के नेता पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध कर रहा है। इसी बीच गुजरात करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने कमलम में केसरी झंडे और मजबूत डंडे के साथ क्षत्रियों को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। विरोध प्रदर्शन के लिए राज शेखावत आज जयपुर से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पहले उन्हें नजर कैद कर लिया गया और फिर क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा राज शेखावत को हिरासत में लिया गया है। इस दौरान राज शेखावत और पुलिस के बीच घर्षण भी देखा गया। राज शेखावत को जबरन वैन में बिठाने की कोशिश के दौरान उनकी पगड़ी गिर जाने पर राज शेखावत ने आक्रोश जताया। राज शेखावत को हिरासत में लेकर साइबर क्राइम ले जाया गया, जहां करणी सेना के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, जिसके चलते साइबर क्राइम की ऑफिस का गेट बंद कर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। गुजरात में लगातार हो रहे भाजपा के विरोध के बीच कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं। इसी बीच गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल वडोदरा के पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल वडोदरा आए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। इस कार्यकर्ता संवाद में वाघोड़िया से भारतीय जनता पार्टी से सालों तक विधायक रहे मधु श्रीवास्तव भी पहुंचे, जो अब भाजपा का साथ छोड़ चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। ऐसे में वाघोड़िया विधानसभा से मधु श्रीवास्तव ने कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट मांगी है। साथ ही मधु श्रीवास्तव ने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो विधानसभा बैठक से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। બીજી વાત છે કે ભાજપે છેડો ફાડ્યો છે, તે ફાડી દીધો છે, એમાં કોઈ નવાઈ નથી. એને વરસ થઈ ગયો છે, કે કોઈ ચિંતાનો વિષય નથી. સતીશજી તમને આમંત્રણ આપે કે કોંગ્રેસમાં આવી જાઓ અને વાઘોડિયાથી લડો તો? મેં તો માંગણી કાર નહીં કરી લે છે, એમાં તો સવાલ જ ક્યાં આવે છે. એટલે આજે કોઈ ચર્ચા? આજે ચર્ચા એ છે, જો ટિકિટ આપે લડવાનું છે, ના આપે તોય લડવાનું છે, એમાં તો કોઈ નવાઈ નહીં. खुल्लू मैदान तो छोड़ लिया, मधु श्रीवास्तव से लड़ो। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने क्षत्रिय आंदोलन से लेकर परेश धानानी को राजकोट से चुनाव लड़ाने और मधु श्रीवास्तव को टिकट देने समेत के मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। हमें राजकोट में जे भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारे जे निवेदन कर्યું एनाथी एक बहु मोटो विवाद ऊभो थयो। जाहिर जीवन में पड़ेला अमारा सौनी जवाबदारी होय छे कि अमारे बोलता पहला 10 वखत विचार पण करवो पड़े। अहंकार तो जेनी सोनानी नगरी हती एनो पण नथी टक्यो। अहंकार थी बोलायेला शब्दोना कारणे अने राजा महाराजाओं में अनेक
વર્ગ ધર્મ જ્ઞાતિના લોકો જ હતા એટલું જ નહીં, આપણે જેને આપણી ગુજરાતી તળપદી ભાષામાં 18 વર્ણ કહીએ, એટલે કે તમામ લોકોનું કંઈ ને કંઈ લાગણી જોડાયેલી, ને એમાં પણ બહેનો દીકરીઓના સ્વાભિમાનનો સવાલ. અંગ્રેજો સાથે કોઈએ પણ રોટી બેટીનો વ્યવહાર નહોતો કર્યો. રાજા મહારાજાઓમાં ચોક્કસ રાજપૂતો એ વધારે હતા, પરંતુ એ ઉપરાંત ક્ષત્રિય કહીએ તો એમાં કારડિયા સમાજ પણ આવી જાય. ક્ષત્રિય કહીએ તો રક્ષયતે ઇતિ ક્ષત્રિય, યોદ્ધાઓ તરીકે લડનારા બધાનો સમાવેશ થઈ જાય, એ પણ હતા. ક્યાંય ને ક્યાંય કાઠી સમાજ પણ હોય એમાં સત્તામાં. બ્રાહ્મણ રાજવીઓ પણ હતા. પાટીદારો પણ એવા, પાટીદાર નામ જ એનાથી પડ્યું કે એ પ્રભુત્વ ધરાવીને એ નાના મોટી સત્તાઓમાં એ પણ હતા. આ બધા જ વર્ગ, બક્ષીપંચની અનેક જાતિના લોકો, આદિવાસી સમાજમાંથી પણ એમણે શાસન કર્યું હતું, પણ કોઈએ પણ અંગ્રેજો સાથે રોટી બેટીનો વ્યવહાર નહોતો કર્યો. જો ભારતીય જનતા પાર્ટી, હું તો એવું કહું છું કે શરૂઆતમાં જ આ વિવાદને અહંકારથી સામનો કરવાના બદલે ભૂલ થઈ હોય તો સરળતાથી માફી માંગીને રસ્તો કાઢવો જોઈએ. એના બદલે દલિત સમાજની લાગણી દુભાય એવી રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓને ભેગા કરીને અહંકારથી હું જોઈ લેશું, તોડી લેશું, આમ કરી નાખીશું, એવું કોઈ નેતાઓ પાસે નિવેદન કરાવ્યું એના કારણે, આ કોઈ એક વ્યક્તિ કે વર્ગના કારણે આ નથી ચાલતું. આ દેશની મા બેટી દીકરીઓના ઉપરના પ્રહારના કારણે લોકોએ પકડેલું આંદોલન છે, જેમાં કોઈ સમાજ એક સમાજનો સવાલ નથી. ત્યારે પોલીસે સંયમ રાખવાના બદલે જે રીતનું આ સરકારે પણ વલણ અપનાવ્યું છે. આજે જ મને અમારા રાજકોટના આગેવાનોની એક સતત માંગણી હતી. રાજકોટના અંદર અમે કોણ ઉમેદવાર આપવો એના માટે અમારા સિનિયર સાથી ભીખુભાઈ વારોતરિયા અને બીજા એવા જ અમારા સિનિયર સાથી લાંબા સમય સુધી ધારાસભ્ય રહેલા એવા પુંજાભાઈ વંશને કાર્યકર્તાઓનો અવાજ સાંભળવા માટે રાજકોટમાં એક દિવસ શહેરને સાંભળ્યા, બીજે દિવસે જિલ્લાને સાંભળ્યા, અને તમામ કાર્યકર્તાઓની એક માંગણીને લાગણી એવી હતી કે હવે પુરુષોત્તમભાઈની સામે જેમને પહેલાં પરેશભાઈ ધાનાણીએ હરાવ્યા છે એ પરેશભાઈને જ ચૂંટણી પાર્ટી લડાવે, આવો એક માંગ હતી. આજે મને કહ્યું કે રાજકોટથી અનેક આગેવાનો ત્યાં ગયા હતા, પરેશભાઈને વિનંતી કરી છે. પરેશભાઈની મને એમણે અગાઉ લાંબા સમય પહેલાં કહ્યું હતું કે મારી થોડી કૌટુંબિક જવાબદારીઓ અને કારણોસર હું અમરેલી કે ક્યાંય આ વખતે ચૂંટણી લડવા નથી માંગતો, પરંતુ કાર્યકર્તાઓની માંગણી પછી એમણે કહ્યું છે કે પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલાએ જે રીતે દેશની મા બેટીઓનું અપમાન કર્યું છે અને અહંકાર બતાવ્યો છે, ત્યારે કાર્યકર્તાઓની માંગ છે અને પક્ષ આદેશ કરશે તો જો પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા ચૂંટણી લડતા હશે તો પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલાની સામે હું ચૂંટણી લડવા માટે જઈશ, અને એ હટી જતા હશે તો સ્થાનિક કોઈને લડાવજો, આવી મને વાત કરી છે. નિર્ણય આખરે મારું હાઈકમાન્ડ કરશે. હું મારા મોવડી મંડળને પરેશભાઈ ધાનાણી સાથે અને રાજકોટના આગેવાનો સાથે જે વાત થઈ છે એ વાતને હું જરૂર ત્યાં પહોંચાડીશ. આખરી નિર્ણય અમારું પક્ષનું મોવડી મંડળ. અગાઉ પણ અમિતભાઈ ચાવડાની હાજરીમાં એમણે ખેસ પણ પહેર્યો હતો, અમારા સ્ટેજ પર પણ આવ્યા હતા. દરેકનો અધિકાર છે વાત કરવાનો, અને કોંગ્રેસમાં અહંકાર નથી જે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં છે. વિવેકપૂર્ણ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ શરૂઆતમાં જ પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલાને ઉમેદવાર તરીકે હટાવી લીધા હોત તો આટલો પરિસ્થિતિનો ખરાબ ચિત્તાર ન ઊભો થયો હોત. હવે કદાચ એ ઉમેદવાર એને હટાવે તો પણ પગ નીચે રેલો આવી ગયો હોય, પછી કરશે તો પણ ફાયદો નથી એમને, નહીં કરે તો પણ ફાયદો નથી. કારણ કે આપણા સમાજમાં મા બેન દીકરીની ઇજ્જત એને ઠેસ પહોંચાડ્યા પછી આટલું લાંબુ જે ખેંચાયું છે, હું કહીશ કે વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કરી છે, અને હવે સાપે ચચુંદર ગળી છે. છોડી દે તો આંધળો થાય ને ગળી જાય તો મરી જાય, આવી સ્થિતિ પેદા એમણે જ કરી છે, એમના અહંકારે કરી છે. અને જનતા જનાર્દન છે લોકશાહીમાં, કોઈનો અહંકાર ન ટકે. आखिर लोको महान है અને લોકો भारतीय जनता पार्टी ने जवाब आपसे। एक और गुजरात के राजकोट में पुरुषोत्तम रूपाला के नामांकन की तैयारी भाजपा ने कर ली है।
वहीं रूपाला का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक और क्षत्रिय समाज राजकोट के भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी क्षत्रिय समाज के विरोध को तवज्जो नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला के नामांकन की तैयारी भी कर ली गई है। 16 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे पुरुषोत्तम रूपाला एक सभा को संबोधित करेंगे और वहां से राजकोट लोकसभा बैठक के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज कराएंगे। क्षत्रिय समाज पिछले कई दिनों से पूरे गुजरात में विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी पुरुषोत्तम रूपाला को ही राजकोट से चुनाव लड़ाने के मूड में दिख रही है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर केतन पटेल ने कहा कि 16 अप्रैल को शक्ति प्रदर्शन के साथ पुरुषोत्तम रूपाला का नामांकन दर्ज कराया जाएगा। आगामी तारीख 16 सवारे 10:30 वागे રૂપાલા સાહેબ જ્યારે ફોર્મ ભરવા જાય ત્યારે અહીંયા જંગી જાહેર સભા જેવું કરવામાં આવેલ છે। એના ભાગરૂપે અત્યારે લાઇટ માઇક મંડપની જે સૂચનાઓને જે તૈયારી કરાવી છે એ તૈયારીના ભાગરૂપે અત્યારે અહીંયા બતાવવા આવ્યા છે। કઈ જગ્યાએ? સરદારના પુત્રે બહુમાળી ભવન ચોકમાં। અને ખાસ તો અત્યારે ક્યાંક વિવાદ ચાલી રહ્યો છે, તો વિવાદને લઈને શું કહેશો? એક બાજુ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે, બીજી બાજુ તૈયારી ચાલી રહી છે। અત્યારે ફોર્મ ભરવાનું છે 16 તારીખે, એ અત્યારે તૈયારી ચાલી રહી છે। वहीं गुजरात के अलग अलग शहर जिलों में पुरुषोत्तम रूपाला का लगातार विरोध हो रहा है। अरवल्ली के मेघरज के कुणोल गांव में रूपाला का भारी विरोध देखा गया। यहां क्षत्रिय समाज के लोगों ने नारेबाजी करते हुए पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गांव में प्रवेश बंदी पर भी इस मौके पर रोक लगा दी गई। रूपाला के विरोध में ग्रामीण इलाकों में भी अब क्षत्रिय मैदान में उतर आए हैं। मोदी तुझसे बैर नहीं, रूपाला तेरी खैर नहीं के बैनर जगह जगह लगे हुए हैं। રૂપાલા સાહેબને જે ટિપ્પણી કરી છે ક્ષત્રિય સમાજ વિશે, માફી તો શાની માફી? અમારી બેન દીકરીઓને એક આબરૂનો સવાલ ઊભો થયો છે। કુણોલ ગામનો સવાલ નથી, આખા ગુજરાતમાં તમે જોઈ રહ્યો જો ક્ષત્રિય સમાજ એટલો બધો આક્રોશ સમાજ છે। આજકાલ તો કુણોલ ગામ તો ઠીક, પણ અમારા જો ક્ષત્રિય સમાજના ગામડા છે ને તો પણ એ પ્રવેશવું મુશ્કેલ છે। ક્ષત્રિય આજે ક્ષત્રિય સમાજની દીકરી છે તો કાલે તો અન્ય સમાજની દીકરી પર પણ આ લોકો આક્ષેપ કરશે। કુણોલનો સમસ્ત કુણોલ ગામમાં દરેક જાતના જ્ઞાતિના માણસો, દરેક સમાજનો અમને ફૂલ ટેકો છે। ભૂલે ચૂકે જો બીજેપીના કાર્યકરો કુણોલ ગામમાં પ્રવેશ માટે, પ્રચારના પ્રવેશ માટે જો કોશિશ કરશે તો એનું તો પરિણામ શું આવશે એ તો અમે કદાચ સરકારને આ એક મેસેજ મીડિયા મારફતથી, સોશિયલ મીડિયા મારફતથી એક મેસેજ પૂરતો કરીએ છીએ। કદાચ જો ગમે તે હોય બીજેપી કાર્યકરો, ધારાસભ્ય ચાહે મિનિસ્ટર હોય, બાકી કુણોલ ગામમાં જો પ્રવેશવાની કોશિશ કરશે તો એનું પરિણામ સરકાર પર ગવા તૈયાર है। गुजरात के वडोदरा में गौमांस के कबाब और समोसे पकड़े जाने के बाद कॉरपोरेशन का खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया है। वडोदरा में गौमांस के कबाब और समोसे बिकने का मामला उजागर हुआ था, जिसके बाद पालिका का खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया है। एसओजी पुलिस को साथ रखकर वडोदरा महानगर पालिका के खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने न्याय मंदिर, पाणी गेट समेत के कई इलाकों में छापेमारी की। समोसा, कबाब, बिरयानी बेचने वाली कई दुकानों पर जांच की गई, जिसमें समोसे, कबाब और मसाले के सैंपल्स लिए गए। ये सैंपल जांच के लिए लैबोरेटरी में भेजे गए हैं। दुकान में उपलब्ध गुणवत्ता विहीन सामान का इस मौके पर नाश भी किया गया है और फिलहाल दुकानें बंद करवा दी गई हैं। खास करके ये हुसैनी कबाब समोसा में कुछ गौ मांस का प्रॉब्लम चल रहा था, तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने ऐसा बोला कि खास कर जो इस तरह कबाब समोसा बेचते हैं उसको चेकिंग करने का बोला था। उसके चलते अपने पूरी टीम बना के मार्केट शाखा, खुराक शाखा और एसओजी की टीम बना के सभी जगह चेकिंग चालू कर दी। मांडवी न्याय मंदिर और पानी गेट में कबाब समोसा की जो दुकान चल रही है वहाँ चेकिंग काम कर रहे हैं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters,
irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा में कांग्रेस प्रत्याशी जशपाल सिंह पढ़ियार ने भव्य रैली निकालकर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। लोकसभा चुनाव का माहौल अब रंग पकड़ता जा रहा है। प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। गुजरात के वडोदरा में कांग्रेस पार्टी द्वारा उम्मीदवार के नाम का ऐलान देरी से हुआ है, लेकिन अब कांग्रेस के प्रत्याशी जशपाल सिंह पढ़ियार ने भी अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर मांडवी से एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। आज शहीद दिवस है, क्रांतिकारी दिवस है અને આજના દિવસે મંગલ પાંડેજી બલિદાન દિવસ અને શહીદ ભગતસિંહના ચરણોમાં વંદન કરીને આ વડોદરાની જનતાની જે વ્યથા છે એને વ્યથા છે એને વાચા આપવા માટે થઈને આજે અહીંયાથી પ્રચારના શ્રી ગણેશ કર્યા છે। જે રીતની હાલમાં દેશ અને રાજ્યની પરિસ્થિતિ થઈ રહી છે, સામાન્ય માણસોની પરિસ્થિતિ કમરતોડ મોંઘવારીને લીધે ખૂબ ખરાબ થઈ જવા પામી છે, ત્યારે સાથે આ ન્યાય યાત્રા એટલા માટે છે કે સામાન્ય લોકોને પણ પોતાનો ન્યાય હક અધિકાર મળે। જે રીતે રાહુલજીએ પણ ન્યાય લોકોના હક અધિકાર માટે ન્યાય માટે 4000 કિલોમીટરની પદયાત્રા પણ કરી હતી અને હમણાં પણ ગુજરાતમાં પણ ન્યાય યાત્રા કરી। આજે ભગતસિંહના ચરણોમાં વંદન કરીને વડોદરાની જનતાને અપીલ કરી રહ્યા છે કે જે રીતે સતત 30 વર્ષોથી આપ બધાએ જે જનમત આપ્યો છે અને આપના જન આશીર્વાદ આપે છે ને આપના જનપ્રતિનિધિ ચૂંટ્યા છે, એ રાજ્ય સરકારમાં હોય કે કેન્દ્ર સરકારમાં હોય, પરંતુ હું વડોદરાની જનતાને કહેવા માગું છું કે જે રીતના વાયદા અને વચનો આપવામાં આવ્યા હતા વડોદરાની જનતાને, આરોગ્યની સર્વશ્રેષ્ઠ એમ્સ હોસ્પિટલ હોય, ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ હોય, વિશ્વામિત્રી જે રીતે ડેવલપમેન્ટ હોય, આરોગ્યની વાત હોય, શિક્ષણની વાત હોય, શું તમામ કામો જે રીતે સુશાસનની વાત કરવામાં આવે છે, જે રીતે ડબલ એન્જિનની વાત કરવામાં આવે છે, હું વડોદરાની જનતાને કહેવા માગું છું કે આપ ચોક્કસપણે થોડું વિચાર કરજો અને આ બધા જ મુદ્દા જે મેં કહ્યા છે એ તમામ મુદ્દા પર વિચાર કરીને આગામી સમયમાં લોકશાહીનું સૌથી મોટું પર્વ એટલે કે લોકસભાનું ઇલેક્શન આવી રહ્યું હોય ત્યારે આ બધા જ વડોદરાની જનતાને અપીલ કરું છું કે જ્યારે પણ મતદાન કરવા જાઓ વિચાર કરીને એકવાર ચોક્કસથી વિચાર કરજો। गुजरात के वडोदरा में बसने वाले महाराष्ट्रीयन परिवारों ने आज उत्साह और भक्ति भाव के साथ गुड़ी पड़वा का पर्व मनाते हुए सुख समृद्धि की मंगल कामना की। हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से होती है।
हिंदू धर्म में ये दिन बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन गुड़ी पड़वा का पर्व भी मनाया जाता है, जिसे कई जगह पर उगादी के नाम से भी जाना जाता है। आज 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा का पर्व देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और विशेषकर महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने घरों में गुड़ी लगाते हैं, जिसे विजय का प्रतीक माना जाता है। गुड़ी का अर्थ भी विजय पताका होता है। मान्यता है कि घर में गुड़ी लगाने से सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसी के तहत गुजरात के वडोदरा शहर में बसने वाले महाराष्ट्रियन समाज ने भी गुड़ी पड़वा के पर्व को उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर अखिल महाराष्ट्र युवक मंडल द्वारा नवायार्ड में रामेश्वर रामपुरा में इस खास त्योहार को मिलजुल कर मनाया गया। इस मौके पर गुड़ी की पूजा कर सुख और समृद्धि की कामना की गई, जिसमें महाराष्ट्रियन समाज के लोग और अग्रणी बड़ी संख्या में शामिल हुए। आज का शुभ दिन, चैत्री नवरात्र आरंभ, माँ जगदम्बा का आरंभ और उसी के साथ साथ पड़वा, गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर अखिल महाराष्ट्र युवक संगठन द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी परम पूज्य गुरुवर्य दादा महाराज मोरे इनकी कृपाशीर्वाद से हम 17वां साल गुड़ी पड़वा मना रहे हैं। साथ ही साथ एक आनंद की बात है कि इस गुड़ी पड़वा में अखिल महाराष्ट्र युवक संगठन द्वारा समस्त महाराष्ट्रियन समाज की जो लड़का लड़कियां हैं उनके लिए एक पसंदगी मेला का आयोजन भी किया हुआ है और वो पसंदगी का आयोजन आज शाम को 4 बजे रेलवे इंस्टीट्यूट नवायार्ड लालपुरा ये यहाँ पर होने वाला है। वडोदरा में बसने वाले महाराष्ट्रियन समाज के लोगों ने आज उत्साह के साथ गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया। सुभानपुरा इलाके में झांसी की रानी सर्कल निकट आयरे परिवार द्वारा भी गुड़ी पड़वा के पर्व को श्रद्धा के साथ सेलिब्रेट किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश आयरे के निवास स्थान पर राजेश आयरे की मौजूदगी में श्रीरंग आयरे, पूर्णिमा आयरे और पूरे आयरे परिवार ने गुड़ी पड़वा की पूजा की। आज त्योहारों का त्रिवेणी संगम है। गुड़ी पड़वा, चेटी चंड और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी गई। वडोदरा शहरना તમામ નગરજનોને, તમામ દેશભરના તમામ નગરજનોને આજના દિવસે ચૈત્ર નવરાત્રિ નિમિત્તે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। સાથે આજનો દિવસ મરાઠી તેમજ તમામ મરાઠી લોકોને ગુડી પાડવાના નિમિત્તે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। સાથે આજના દિવસે તમામ સિંધી ભાઈ બહેનોને આજના દિવસે ચેટીચાંદ નિમિત્તે પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। આજનો આ દિવસ એવો છે કે જે ત્રિવેણી સંગમ એટલે કે હિન્દુ ધર્મનો જ્યારે નવો પ્રથમ દિવસ તરીકે આ તહેવારને ઉજવવામાં આવે છે। વડોદરા શહેરના સંસ્કારી નગરી અને ધર્મની નગરી અને ખાસ કરીને સમગ્ર ભારત વર્ષની અંદર જ્યારે આજે હિન્દુ વર્ષનો પ્રથમ દિવસ એટલે ગુડી પડવો, ચૈત્ર સુદનો પડવો અને ખાસ કરીને નવરાત્રિ, આજે આજથી જ્યારે નવરાત્રિનો પ્રારંભ થાય છે ત્યારે ત્રિવેણી સંગમ થઈ રહ્યો છે અને એમાં પણ જ્યારે નવરાત્રિના 9 દિવસના આપણે નવરાત્રિના ઉપવાસ સાથે સાથે તમે આજે ચૈત્ર સુદ પડવાના દિવસે એટલે ગુડી પડવાના દિવસે વડોદરા શહેરના તમામ મહારાષ્ટ્રીયન સમાજને સાથે સાથે આજે હિન્દુ વર્ષ હોય તમામ હિન્દુ वर्ष तरीके सब लोगों ने खूब खूब शुभेच्छा। वडोदरा में बसने वाले महाराष्ट्रियन समाज के सभी लोगों ने अपने अपने घरों में आज गुड़ी लगाकर गुड़ी की पूजा की। गुड़ी की पूजा का महत्व सुख समृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है और ऐसे में महाराष्ट्रियन समाज की परंपरा के तहत वडोदरा में बड़ी संख्या में बसने वाले महाराष्ट्रियन परिवारों ने भी अपने घरों में गुड़ी लगाकर पारंपरिक रूप से पूजा करते हुए सुख और समृद्धि की मंगल कामना की। आज हमारे महाराष्ट्र समाज का गुड़ी पड़वा है, नूतन वर्ष होता है और चैत्री नवरात्रि होने की वजह से हिंदू धर्म का नूतन वर्ष होता है। इसलिए मैं सभी भारतवासी को हिंदू चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभेच्छा और महाराष्ट्र और मैं खुद महाराष्ट्र हूँ, इसके लिए मराठी लोग को गुड़ी पड़वा की शुभेच्छा देता हूँ। रमजान के 30 रोजे मुकम्मल होने के बाद अलवी बोहरा समाज देश भर में आज ईद उल फितर का पर्व मना रहा है। रमजान माह के 30 रोजे पूरे करने के बाद बोहरा समाज आज ईद उल फितर का त्योहार मना रहा है। इस मौके पर देश भर के अलवी बोहरा समाज की मस्जिदों में नमाज अदा की गई। मुस्लिम समाज चांद की तस्दीक के बाद कल बुधवार या गुरुवार को ईद मना सकता है, लेकिन रमजान का पवित्र महीना पूरा होने पर अलवी बोहरा समाज द्वारा ईद उल फितर का पर्व आज मनाया जा रहा है।
इस मौके पर वडोदरा के वाड़ी में स्थित बद्री मोहल्ला की नूरानी मस्जिद में नमाज का आयोजन किया गया। इस मौके पर हीज हाइनेस सैयदना डॉक्टर हातिम ज़कीउद्दीन साहब द्वारा नमाज अदा करवाई गई। इस मौके पर सभी ने अल्लाह की बंदगी करते हुए देश भर में अमन, चैन और आपस में भाईचारा कायम रखने की दुआ की। ईद की नमाज के बाद अलवी बोहरा समाज के भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी और नमाज के बाद सभी को शिरखुरमा खिलाकर मुंह भी मीठा करवाया गया। आज ईद मनाई गई, हमारे 30 रोजे आज तमाम हुए। हमने 30 रोजे रमज़ानुल मुअज़्ज़म के रखे, 30 दिन हमने नमाजें पढ़ी और आज उसके बाद हमारी ईद की उजवनी है। हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और ईद की नमाज के बाद हम ईद को मना रहे हैं। आज हमें दिल में बहुत मसरत और बहुत खुशी है इस बात की कि हमने 30 रोज़े तमाम किए। हमारे 30 रोज़े तमाम हुए, हमने अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत की और उसके बाद हम आज 30 रोज़े तमाम करने के बाद आज ईद की इतनी खुशी है क्योंकि हमारे मुमिनीन जो है आज हर अलग अलग दूसरे जुदा जुदा मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ रहे हैं और ईद मना रहे हैं। आज पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका है और आज आज हमारी ईद है और 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद अहले मुस्लिम दूसरे मुसलमानों की भी ईद रहेगी। हम इत्तेहाद और मोहब्बत का ही एक पैगाम देना चाहते हैं हमारे बीच, दूसरे मुसलमानों के बीच, दूसरे मुसलमानों के बीच और दूसरे दीनों के बीच के एक साथ उल्फत और मोहब्बत का ही पैगाम देना चाहते हैं। चैत्र नवरात्रि के मौके पर गुजरात की शक्तिपीठ पावागढ़ के प्रसिद्ध महाकाली मंदिर में दर्शनों के लिए हजारों भाविक भक्त उमड़ पड़े। मां दुर्गा की भक्ति और आराधना का पर्व चैत्री नवरात्रि आज से शुरू हुआ है। पंचमहाल जिले के प्रसिद्ध यात्राधाम और शक्तिपीठ पावागढ़ में मां महाकाली के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त उमड़ पड़े। आज सुबह 4 बजे से ही माई भक्तों की भीड़ पावागढ़ मंदिर में देखने मिली। यहाँ श्री कालिका मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए उचित व्यवस्था की गई है। चैत्री नवरात्रि के प्रारंभ के साथ ही मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ देखने मिली। सुबह से ही माताजी के जयघोष के साथ श्रद्धालु माची और माची से मंदिर की ओर पैदल रवाना हुए। वैसे परीक्षा का माहौल, IPL मैच और चुनाव की आचार संहिता के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे नवरात्रि आगे बढ़ेगी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का तांता भी बढ़ जाएगा। गुजरात के वडोदरा जिले के पादरा के रणु में सुप्रसिद्ध तुलजा भवानी माताजी का मंदिर है, जहाँ चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की भीड़ देखी गई। पादरा तालुका के रणु गाँव में सुप्रसिद्ध तुलजा भवानी माताजी का मंदिर है, जहां चैत्र नवरात्रि पर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। चैत्र नवरात्रि में माताजी की भक्ति की अनोखी महिमा है, जिसके चलते आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु भवानी माताजी के मंदिर पहुंचे। यहां विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन भी किए गए। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पैदल भी मंदिर पहुंचे और माताजी के दर्शनों का लाभ लिया। इस मंदिर में नवरात्रि के 9 दिनों तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन भी किए गए हैं। चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ के मौके पर गुजरात के वडोदरा के श्रद्धालुओं ने माताजी के विभिन्न मंदिरों में दर्शन और पूजा का लाभ लिया। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर घर घर में घट स्थापना की जाती है। इसके बाद पूरे 9 दिनों तक देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। नवरात्रि में जो व्यक्ति देवी माँ की सच्चे मन से आराधना करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्र माता जी की आराधना का पर्व है और इन दिनों में कई धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं। वडोदरा शहर के मांडवी इलाके में प्रसिद्ध अंबा माता का मंदिर है, जहां चैत्र नवरात्र पर माता जी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा। बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पहुंचकर माता जी के दर्शन किए। अंबा माता पोड़ में स्थित ये मंदिर काफी पुराना है, जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। सुबह से ही यहाँ भक्तों ने कतारों में लगकर मां अंबा के दर्शन किए और सुख और समृद्धि की कामना की।
वडोदरा में मांडवी 4 दरवाजा में मेलडी माता का सुप्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भी सुबह से ही भक्तों ने पहुंचकर मेलडी माता के दर्शन किए। ये मंदिर भी काफी पुराना है और रोजाना यहाँ दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़ते हैं। चैत्र नवरात्र के प्रारंभ के मौके पर सुबह से ही यहाँ भक्तों का तांता देखा गया। श्रद्धालुओं ने कतारों में लगकर माता के दर्शन करते हुए मंगल कामना की। વડોદરા શહેરમાં મેલડી માતાનું 4 દરવાજા વચ્ચે મંદિર આવેલું છે। મેલડી માતાનું દરેક તહેવારમાં આ ભારે ભીડ જોવા મળે છે અને આજે ચૈતરનું પહેલું નોરતું છે। ભારે ભીડભાડ જોવા મળે છે। દર્શન ભક્તો શાંતિથી દર્શનનો લાભ લે છે। એની જેવી જેવી મનોકામના રાખે છે એવી માતા પૂરી કરે છે। वडोदरा के गाजरावाड़ी में महाकाली माता का प्राचीन मंदिर है जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन यहाँ भी माई भक्तों की भीड़ देखने मिली। भक्तों ने मां काली माता के दर्शन कर धन्यता का अनुभव किया। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र को पवित्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। साल के दौरान 4 नवरात्र आते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्र में माता जी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। ऐसे में आज सुबह से ही महाकाली मंदिर में भी भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। नूतन वर्ष अभिनंदन है। नया साल इस साल का चालू होता है हिंदू धर्म के शास्त्र के मुताबिक, और यहाँ सब देवी की स्थापना करते हैं। 9 दिन रात 9 बजे तक देवी की पूजा अर्चना की जाती है और सब हिंदू भक्त सनातन धर्म का जय हो। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है, उसके साथ साथ मराठी लोग का गुड़ी पड़वा भी चालू होता है। और ये अपना मंदिर महाकाली माता का मंदिर बहुत साल पुराना है। यहाँ जो भी भक्तजन आता है उनकी मनोकामना मैया पूरी करती है। वडोदरा के कारेली बाग में बहुचराजी माता का प्राचीन मंदिर है जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। आज चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में भक्तों ने सुबह से ही माता जी के मंदिर पहुंचकर उनके चरणों में शीश नवाया। इस मौके पर बहुचर मां को फूल फल इत्यादि चढ़ाकर मंगल कामना की गई। 9 दिनों तक मां अम्बा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की चैत्र नवरात्रि में काफी महत्ता है। ऐसे में आज से शुरू हुए चैत्र नवरात्र पर देश भर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने मिल रहा है। આજથી ચૈત્ર માસનો પ્રારંભ થયો છે। ચૈત્ર માસના પ્રથમ 9 દિવસ એ ચૈત્રી નવરાત્રિ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। ચૈત્રી નવરાત્રિના 9 દિવસ માતાજીના ભક્તો માતાજીના જપ તપ અનુષ્ઠાન કરી માતાજીની આરાધના કરે છે અને માતાજીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે છે। આ 9 દિવસ દરમિયાન માતાજીના ભક્તો માતાજીને એક આખું શ્રીફળ અને ચુંદડી અર્પણ કરે છે। માં બાળા બોચર દરેકની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે। શક્તિના મુખ્યત્વે 3 સ્વરૂપ છે। એક બાળ સ્વરૂપ એટલે બાળા બોચરમાં, યૌવન સ્વરૂપ એટલે અંબા માતા અને પ્રૌઢ સ્વરૂપ એટલે મહાકાલી માતા। ધાર્મિક દૃષ્ટિકોણથી જોવા જઈએ તો ચૈત્ર માસનું ખૂબ જ આગવું મહત્ત્વ રહેલું છે, કારણ કે ચૈત્ર નવરાત્રિના 3જા દિવસે ભગવાન વિષ્ણુએ એમનો મત્સ્ય અવતાર ધારણ કર્યો હતો। ચૈત્રી નવરાત્રિના 9મા દિવસે ભગવાન વિષ્ણુએ એમનો 7મો એટલે કે શ્રી રામ અવતાર ધારણ કર્યો હતો અને ભગવાન રુદ્રના 11મા અવતાર એવા શ્રી હનુમાનજી મહારાજનો પણ જન્મ ચૈત્ર સુદ પૂનમના દિવસે થયો હતો। આથી ચૈત્ર મહિનાનું ખૂબ જ અનેરું મહત્ત્વ છે। આજે ચૈત્ર સુદ એકમ એટલે ગુડી પડવો, ગુડી એટલે ધ્વજ અને પડવો એટલે કે એકમ પ્રતિપદા કહેવાય। પ્રતિવાર્ષિકની જેમ બહુચરાજી મંદિરમાં પણ ગુડી પડવાની પૂજા અર્ચન કરવામાં આવે છે, જે આ પ્રમાણે ગુડી પડવાની પૂજા अर्चन करेल છે। लोकसभा चुनाव के चलते जागरूकता फैलाने के भागरूप वडोदरा जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष वीडियो सॉन्ग लॉन्च किया गया है। 19 अप्रैल से देश भर में लोकसभा चुनाव के विभिन्न चरणों की शुरुआत हो रही है। गुजरात में 30वें चरण में 7 मई को वोटिंग प्रस्तावित है, जिसके तहत लोगों को लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत वडोदरा जिला चुनाव विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए एक विशेष वीडियो सॉन्ग वडोदरा के रेस कोर्स में स्थित आइनॉक्स सिनेमा में लॉन्च किया गया।
સદીઓના સંઘર્ષે મળ્યો અધિકાર છે, મતનો અધિકાર છે. પ્રગતિના પંથે સપના અપાર છે, મોટા પડકાર છે. મતની તાકાત મેં આજે જાણી છે, લોકશાહીનું જતન સૌનો સંકલ્પ છે. અમે ભારતના મતદાર છીએ, લોકશાહીને અડગ કરીશું. શ્રેષ્ઠ નિષ્ઠાથી સંવાદ થકી લોકશાહીને અડગ કરીશું. લોકશાહી એક વરદાન છે, બલિદાનોનું પરિણામ છે, ભવિષ્યનો આધાર છે. જાણી લે તું, જાણી લે તું, લોકશાહી એક વરદાન છે, બલિદાનોનું પરિણામ છે, ભવિષ્યનો આધાર છે. જાણી લે તું, જાણી લે તું, જાતિ ને ધર્મની જંજીરો તોડીને મતદાન કરીશું. લાલચ કે ડરના પિંજરાઓ તોડીને મતદાન કરીશું. સમાનતા સ્વતંત્રતાની આશા મસાલથી ભેદભાવના અંધારાને દૂર કરીશું. અમે ભારતના મતદાર છીએ, લોકશાહીને અડગ કરીશું. શ્રેષ્ઠ નિષ્ઠાથી સંવાદ થકી લોકશાહીને અડગ કરીશું. અમે ભારતના મતદાર છીએ, લોકશાહીને અડગ કરીશું. શ્રેષ્ઠ નિષ્ઠાથી સંવાદ થકી લોકશાહીને અડગ કરીશું. ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें, इसके लिए हमने वीडियो एक मैंने खुद सॉन्ग लिखा है और मैंने कंपोज किया है और म्यूज़िक दिया है, जिसको CEO गुजरात द्वारा जिसको 25 जनवरी जिसको हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी कहते हैं, उसमें गवर्नर के हाथ से हमको अवार्ड मिला है, जिसका अभी हमने वीडियो बनाया है और आज लॉन्च किया है. तो मेरी स्पेशली हम यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, इसके लिए हम टारगेट कर रहे हैं. और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि वोट देना हमारी नैतिक फ़र्ज है. आप कृपया मतदान करें, अवश्य करें. एक्चुअली ये मेरा एक पहला आइडिया था दिसंबर में, और बाद में 1 महीना हमारा ऑडियो प्रोडक्शन चला, और बाद में वीडियो बनाने में दूसरे 2 महीने हुए, यानी 3 महीने. इस मौके पर वडोदरा के जिला कलेक्टर बिजल शाह, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही. आज जो 7 मई 2024 को लोकसभा के जो आम चुनाव, सामान्य चुनाव होने वाले हैं और इसकी मतदान की तारीख 7 मई है, इसके संदर्भ में एक वीडियो फिल्म विद सॉन्ग लॉन्च किया गया है आइनॉक्स PVR में. और इसका उद्देश्य जो भी दर्शक आते हैं सिनेमा में, इनको एक मैसेज मिले चुनाव तंत्र की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर गुजरात स्टेट की तरफ से, कि आने वाले चुनाव में जितना भी हो सके, जितना भी संभव हो,
सबसे ज़्यादा मतदान हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो। आज आइनॉक्स में जो फिल्म का उद्घाटन किया गया, उसका जो मुख्य पर्पस यही है कि लोग सबसे ज़्यादा मतदान करें। ये अपना राष्ट्रीय पर्व है, जब हमें 5 साल में एक बार सभी को मौका मिलता है, तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप एकदम निष्पक्ष और स्वच्छ और स्वस्थपूर्ण जो माहौल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए क्रिएट करेगा इलेक्शन के समय दरमियान, आप उसका उपयोग करें। जो आप आइए और आप अपने भी दोस्तों यारों को, अपने रिलेटिव को, सभी को प्रेरित भी करिए कि सभी लोग निकलें और सब ज़्यादा मतदान लोग करें और अपने बड़ौदा शहर को, और बड़ौदा जो हमारी सीट है, बड़ौदा जिला है जो है, उसमें सब ज़्यादा मतदान हो, इसका भी हम लोग सभी लोग कीर्तिमान करें। ऐसा सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन गुजरात के पवित्र यात्रा धाम अंबाजी में शक्तिपीठ के दर्शनों के लिए हजारों भक्त उमड़ पड़े। आज से देश भर में चैत्र नवरात्र का भक्तिभाव के साथ प्रारंभ हुआ है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन गुजरात की शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में भक्त मां अंबा के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। विश्व भर में बसने वाले शक्ति उपासकों के लिए ये विशेष उपासना का पर्व है, जिसके चलते अंबाजी मंदिर में आज सुबह 9:15 बजे घट स्थापना की गई। साथ ही सुबह मंगला आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विश्व भर में एकमात्र अंबाजी ही ऐसी शक्तिपीठ है जहां चैत्र नवरात्र में दिन में 3 बार आरती की जाती है। वसंत ऋतु में आने वाली नवरात्रि वासंतिक नवरात्रि के रूप में भी मानी जाती है। इस मौके पर अंबाजी मंदिर को खूबसूरत रंग बिरंगी फूलों से सजाया गया है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु न सिर्फ गुजरात से अलग अलग राज्यों से भी मां अंबा के दर्शन के लिए यहां पहुंचे हैं। गुजरात के जूनागढ़ के भैसाण तालुका के मेंदपरा गांव में जूनागढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे राजेश चुड़ासमा ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। जूनागढ़ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजेश चुड़ासमा चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रचार का श्री गणेश कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के 7 गांव के कार्यकर्ता और मतदाता शामिल हुए, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान कम लोगों की उपस्थिति चर्चा का कारण बनी। यहाँ के लोग कई सारी दिक्कतों का सामना पहले से ही करते आ रहे हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी द्वारा उचित जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच लोकसभा उम्मीदवार राजेश चुड़ासमा को कितना प्रतिशत मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कार्यक्रम में राजेश चुड़ासमा के साथ साथ भाजपा में जुड़े हुए भूपत भायानी, हर्षद रिबड़िया, किरीट पटेल समेत के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमारा बाजूना गाम मेंदपरा गामे जूनागढ़ सांसद श्री राजेशभाई चुड़ासमा मतदारों मुलाकाते आव्या हता। ए दरमियान बसवाड़ा गामना ग्रामजनों और मालीड़ा गामना ग्रामजनों अमे एक साथे मळी अने 100 माणसों जेवानी संख्या थई अने राजेशभाई ने इको सेंसिटिविटी जोन जे लगाववामां जंगल खाता द्वारा आव्यो छे, एनाथी अमारा जूनागढ़ जिल्ला अने भैसाण तालुकाना 27 गामना सर्वे नंबरो अने गाम तळो इको सेंसिटिविटी जोननी अंदर सामेल करवामां आव्या छे। तो एमां घणा गामना सर्वे नंबरो छे अने घणा गामना टोटल सर्वे नंबरोने इको सेंसिटिविटी जोनमां समावेश करेल छे। तो जे गामना सर्वे नंबरो खाली खेतरो समावेश करवामां आव्यो छे ए लोकोने तो एवो बधो गंभीर प्रश्न नथी, पण हाल अमारा जे टोटल गामना सर्वे नंबर गामतळ सहित इको सेंसिटिविटी जोनमां जाहेर करेल छे ए ग्रामजनोने, दुकानदारोने, खेडूतोने हालाकी मोटी संख्यामां पड़ी रही छे, कारण के तंत्र द्वारा सफाई अभियाननी अने सिंगल प्लास्टिक यूजनो बेन्ड लगाववा माटे कामगीरी कड़क करवामां आवे छे, जेथी करीने गामनी अंदर आवी अने तंत्र द्वारा दुकानदारो अने ग्रामजनों साथे कार्यवाही करी अने दंड वसूलवामां आवे छे। गुजरात के वडोदरा में ONGC द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के भागरूप नागरिकों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में ONGC द्वारा व्यावलंबन के साथ मिलकर एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। वडोदरा के मकरपुरा में स्थित ONGC ऑफिसर्स क्लब द्वारा आयोजित इस फ्री मेडिकल कैंप में आर्थराइटिस मैनेजमेंट, एर्गोनॉमिक्स प्रैक्टिस, BDM स्क्रीनिंग, फिजियोथेरेपी सेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डाइट प्लान जैसी कई सुविधाओं का लाभ दिया गया। व्यावलंबन ONGC के पूर्व कर्मचारियों का एक संगठन है जो सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के भागरूप अलग अलग गतिविधियों को अंजाम देता आया है।
इसी के तहत वडोदरा की वैश्वी सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर जेमिन जैसलपुरा के साथ मिलकर ये फ्री मेडिकल कैंप आयोजित किया गया, जिसका बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन्स ने लाभ लिया। ओएनजीसी के पूर्व कर्मचारियों के संगठन व्यावलंबन एसोसिएशन द्वारा विभिन्न गतिविधियों के जरिए सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने की कोशिश की जा रही है। खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इस मौके पर व्यावलंबन एसोसिएशन के अध्यक्ष AK द्विवेदी, सेक्रेटरी गीता सिंह समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। आज हमारा फ्री मेडिकल कैंप है। व्यावलंबन एसोसिएशन और ONGC के साथ हाथ जॉइन करके, और ये हम उस ऑफिसर्स क्लब में, ONGC ऑफिसर्स क्लब में हम ये कार्यक्रम रखे हैं। और हमने डॉक्टर जयमिन जसपुरिया को बुलाया है, जो वैश्व हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, बड़ौदा में ही है। टीम ऑफ डॉक्टर्स जो हैं करीब 9 डॉक्टर्स हैं, जिनमें 4 हमारे स्टाफ हैं फिजियोथेरेपी की, 4 फिजियोथेरेपिस्ट हैं और 2 डॉक्टर्स हैं। तो अच्छी खासी टीम है जो हमें सीनियर सिटीजन्स को कैटर करने के लिए हैं। और हमारा मेन मकसद है व्यावलंबन का, जो कि बहुत ही नया फॉर्म हुआ है करीब 9 नवंबर 23 को, जिनका मकसद है सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करने की, और उनके जो बाकी साल है उसको कैसे हम खुशहाली में रखें, ये हमारा मकसद है। इसी मकसद में पहला मकसद था हमारा उनको वेलनेस के लिए, जो वेलनेस प्रोग्राम हमने आज रखा है। इसके अलावा और भी कई प्रोग्राम्स रखा है। फ़िलहाल हम योगा क्लास भी चला रहे हैं, जिसमें कि लेक्चर क्लासेस, सीरीज़ ऑफ लेक्चर क्लासेस हैं, और इतवार के दिन 1 घंटा हम लोग उसके लिए प्रैक्टिकल सेशन भी रखा है, जो हमारी ONGC प्रांगण में ही हो रहा है। हम बहुत थैंक यू बोलते हैं ONGC को, जिन्होंने हमें ये मौका दिया ये करने के लिए और लोगों को हेल्प करने के लिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात के वडोदरा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर हेमांग जोशी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी में लगातार सामने आ रही आंतरिक कलह के बीच वडोदरा लोकसभा के युवा प्रत्याशी डॉक्टर हेमांग जोशी लगातार लोगों के बीच जाकर उन्हें समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। वडोदरा लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर हेमांग जोशी के समर्थन में वार्ड नंबर 2 से अभिलाषा 4 रास्ता से एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, वडोदरा महानगर पालिका के डिप्टी मेयर चिराग बारोट और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, काउंसलर बाइक रैली में शामिल हुए। अभिलाषा 4 रास्ता से समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, चाणक्यपुरी 4 रास्ता, अमर कॉम्प्लेक्स, आनंदबाग सोसाइटी, लक्ष्मी कुंज सोसाइटी जैसे अलग अलग इलाकों में घूमकर भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ चुनाव प्रचार किया गया। ऐसे मौके पर जगह जगह निवासियों ने डॉक्टर हेमांग जोशी का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत भी किया। સયાજીગંજ વિધાનસભા અંતર્ગત વોર્ડ નંબર 2ના લોકસંપર્ક અને ફેરણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, અને જેની અંદર અમારા વડોદરાના માતૃતુલ્ય સાંસદ આદરણીય શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટ, સયાજીગંજ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રીમાન કેયુરભાઈ રોકડિયા, આપણા શહેર સંગઠનના પ્રમુખ પણ આપણી સાથે જોડાણા છે, ડૉક્ટર વિજયભાઈ શાહજી, તમામ કાઉન્સિલરો અને કાર્યકરો સાથે મળી અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકોનો આશીર્વાદ અને સત્કાર મેળવી રહ્યા છે। वडोदरा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर हेमांग जोशी लगातार वडोदरा के अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। इसी के तहत वे वडोदरा के कारेली बाग में रात्रि बाजार पहुंचे, जहां रात्रि बाजार के व्यापारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। रात्रि बाजार में डॉक्टर हेमांग जोशी के लिए आयोजित सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में व्यापारियों की उपस्थिति रही। इस मौके पर डॉक्टर हेमांग जोशी ने व्यापारियों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए उनकी दिक्कतों को भी जाना। આજે રાત્રિ બજાર વેપારી મંડળ સાથે ચાય પે ચર્ચાનો કાર્યક્રમ હતો। વડોદરાના આગળ આપણે જે પ્રકારે સંસ્કૃતિ ડેવલપ કરવાની છે, વડોદરામાં પણ અમદાવાદ અને સુરત જેવું નાઇટ કલ્ચર ડેવલપ થાય તેના માટે કયા કયા પાસાઓ હોવા જોઈએ, તેના માટે કઈ કઈ બાબતો આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ, એ બધી બાબતોની પ્રાથમિક ચર્ચા આજે મેં એ લોકો સાથે કરી, અને એમની સાથે એ બાબતે વાત કરી કે વડોદરાના એક નેતૃત્વ હોવાના નાતે એ અમારા સૌની કટિબદ્ધતા છે, અમારી સરકારની કટિબદ્ધતા છે કે કઈ રીતે વડોદરાની અંદર પણ એવું કોસ્મોપોલિટન કલ્ચર ડેવલપ થાય। અત્યારે જ્યારે અમે વાત કરતા હતા ત્યારે એ વાત પણ ધ્યાનમાં આવી કે રાત્રિ બજારમાં એક ચોક્કસ સોશિયો ઇકોનોમિક ક્લાસના લોકો આવતા હોય છે,
તો કઈ રીતે રાત્રિ બજારને આપણે એવું ડેવલપ કરીએ કે તમામ પ્રકારના સોશિયો ઇકોનોમિક ક્લાસના લોકો પણ આ રાત્રિ બજારમાં આવે અને અહીંની વાનગીઓનો લુફ્ત ઉઠાવે અને અહીંના માર્કેટનું વધારે વેલ્યુએશન વધે. તો આ તમામ બાબતે ચર્ચા કરી, સાથે એ લોકોની લાગણીને માન આપી એ લોકો પાસેથી મેં સત્કાર અને આવકાર પણ સ્વીકાર્યો. गुजरात के वडोदरा के स्पेशली एबल्ड कृष्णा गुप्ता को इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का खास मौका मिला है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों में कुछ नहीं रखा, हौसलों से उड़ान होती है। आपने ये कहावत तो कई बार सुनी होगी, लेकिन ये सच कर दिखाया है आपके अपने शहर वडोदरा के कृष्णा गुप्ता ने। कृष्णा गुप्ता फुटबॉल खेलते हैं, ने भारत को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। कृष्णा गुप्ता यूनिफाइड फुटबॉल चैंपियनशिप स्पेशल ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और वो कल बांग्लादेश निकल जाएंगे और अपने भारत का नाम रोशन करेंगे। तो मैं आपको मिलाने जा रही हूँ कृष्णा गुप्ता जी से, जो फुटबॉल खेलते हैं, और मैं आपको बताऊँगी कि उनकी तैयारी कैसी है और वो कैसा प्रेजेंट करेंगे। कृष्णा, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेरे को, और ये सर ने भेजा है, राठौर सर ने मेरे को भेजा है। ये चेयर हुआ था, पहले हुआ था, मेरे को पता नहीं था ये जाऊंगा, आगे खेलने जाऊंगा, बाहर कांग्रेस जाऊंगा, और ये मेरे को लगता है ये दिल्ली जीत के आऊँगा मैं, और सबको जीत के ही आऊँगा मैं, लेके आऊँगा, अवार्ड लेके आऊँगा और जीत के ही आऊँगा। कृष्णा, इतनी बड़ी चैंपियनशिप है इंटरनेशनल लेवल की, तो आपकी प्रैक्टिस कैसी है? मैं सुबह जाता हूँ खेलने के लिए, और शाम को भी जाता हूँ, और शाम को इधर ही आता हूँ खेलने के लिए, और सर सबको सब मेरे को सिखाते भी है, और सुबह भी जाता हूँ, मैं भी सीखने जाता हूँ, अच्छे पे सिखाते सर। 3 साल से इधर ही पैती कर रहा हूँ उधर, और मैं जा रहा हूँ बांग्लादेश, इंडिया प्रेसिंग करने जा रहा हूँ। जो कृष्णा गुप्ता जी हैं वो बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, और वो एक स्पेशल चाइल्ड हैं। एक स्पेशल चाइल्ड को इतनी बड़ी जो उपलब्धि है वो हासिल होने जा रही है, तो आप सभी जानना चाहते होंगे कि वो इस फील्ड तक, इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुँचे। कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट सिस्टम उनके माता पिता रहे हैं, तो हम उनके माता पिता जी से जानेंगे कि उन्होंने जो अपने बच्चे की परवरिश कैसे की है और इतना काबिल कैसे बनाया है। तो चलिए मिलते हैं उनकी माता जी से। जो कृष्णा है वो स्पेशल चाइल्ड है, कहीं ना कहीं यह चीज़ ऑटिज़म जो है उसका बहुत उसका जो रोल है जो स्पोर्ट्स में उसका बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब से मुझे पता चला कि ऑटिज़म चाइल्ड है, 8 साल की उम्र में पता चला था, तो मैं बहुत पहले डिप्रेशन में चली गई। फिर थोड़ी मुझे डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप इसको थोड़ा सपोर्ट करो, इसके पीछे ध्यान दो। फिर हम गए स्कूल में गए, मीरा स्कूल में गए, वहाँ हमको बहुत सपोर्ट अच्छे से मिला। फिर मैं इसके पीछे, सर ने बोला कि ये स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, डांस भी अच्छा कर सकता है, तो मैंने इसके पीछे ध्यान देते गई। डांस में भी आगे तक गया। हम इसको मॉडलिंग भी कराते हैं, मॉडलिंग में कलकत्ता लेके गई, वहाँ पे भी वो फर्स्ट रैंक लेके चला है। स्पोर्ट्स में तो आगे है ही है, पर धीरे धीरे वो उसका सपोर्ट वो फुटबॉल में, बॉल में ज़्यादा ध्यान देने लगा कि मुझे क्रिकेट भी खेलना है, ये भी खेलना है। मैंने कहा नहीं, आपको एक ही थिंग पे ध्यान देना है। तो मैंने इसको यहाँ नॉर्मल स्कूल में पहले डाला था फुटबॉल में, वहाँ भी वहाँ अच्छा रिकवरी करने लगा। सर ने बोला आप ठीक है, स्कूल हाँ डालें तो डालने दो, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करेगा ना तो फिर हम इसको आगे तक लेके जाएंगे। फिर सर का मुझे 3-4 साल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला कि मैं उसको आगे लेने की, उसके पीछे मेहनत करने लगी। वो भी मेहनत करता रहा, हम लोग उसको आगे ले जाने के लिए बहुत ही जगह भागते रहे। उससे अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस सब जगह दिया है उसने। दिल्ली भी ले गए, गुरुग्राम भी गया, वो अभी गुरुग्राम जस्ट जाके आया गोल्फ के लिए सिलेक्शन के लिए, वहाँ पे भी उसने अच्छे से परफॉर्मेंस की। कृष्णा और क्या क्या स्पोर्ट्स में? वो तो ऑलराउंडर है, पूरा मल्टी टैलेंटेड है। वो लॉन टेनिस भी खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, सब स्पोर्ट्स खेलता है। सर, जो आपको कैसा लग रहा है आपका बच्चा इंटरनेशनली भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है कि वो एक इंडिया के लेवल पे मतलब बाहर निकल के जा रहा है यहाँ से इंटरनेशनल के लिए, तो बहुत खुशी हुई है। बहुत अंदर से बहुत एक्साइटेड है कि बहुत मतलब पहली बार हमारा जो ऐसा परिवार से पहला बच्चा है जो निकला है, तो हमको तो बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, आपके भाई के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ढाका जा रहे हैं वो, लाइक मेरे पास आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम कि ही इज़ गोइंग बांग्लादेश एंड ढाका, और उसको मैं मतलब ले जाना और लाने का काम मेरा,
और वो मतलब ऐसा है कि अगर करना है तो करना है, छोड़ना नहीं है, करके तो करके ही आना है. He's like this. So I'm really proud of him कि he is best brother in this world. तो हमने बात की जो कृष्णा है उनके माता पिता से, और उनकी जो बड़ी बहन है जो उनका सपोर्ट सिस्टम भी है, और उनके लिए उनका छोटा भाई सबसे ज़्यादा प्रिय है, और वो पूरा परिवार इतना खुश है कि उनकी जो परिवार से पहला ऐसा बच्चा है जो विदेश जा रहा है. तो चलिए अब हम कृष्णा जी के गुरु जी बोलते हैं कि एक गुरु का हाथ सर पे हो तो शिष्य के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता. तो हम जानेंगे उनके गुरुजी से कि उन्होंने ये ऐसी उपलब्धि कैसे हासिल की. कृष्णा स्पेशल ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो चलिए सर से बात करते हैं, उनके गुरुजी हैं. सर, स्पेशल ओलंपिक के बारे में बताइए. स्पेशल ओलंपिक जो है वो एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसके अंदर इन बच्चों का डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और फिर इंटरनेशनल. तो इसमें जैसे ये जो बच्चा जा रहा है कृष्णा गुप्ता, वो यूनिफाइड फुटबॉल चैम्पियनशिप, जिसमें 6 बच्चे जो हैं वो दिव्यांग बच्चे होते हैं जो हमारे स्पेशल आईडी बच्चे जो होते हैं, और 6 बच्चे नॉर्मल होते हैं जिसको हम पार्टनर बोलते हैं. यानी 6 स्पेशल और 6 पार्टनर दोनों साथ में मिलके 12 बच्चे एक साथ एक टीम खेलती है. तो ये बच्चे जो अभी ये जो सिलेक्शन था वो इसका स्टेट का हुआ, फिर स्टेट के बाद नेशनल हुआ. 10 नेशनल कैंप करने के बाद फाइनल सिलेक्शन इंडिया टीम के अंदर एक सिलेक्शन होता है जिसमें हमारा बड़ौदा से, पूरे गुजरात में एक ही है ये बच्चा, और बड़ौदा को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये बड़ौदा के लिए बहुत गौरव की बात है. और आज ये दूसरा बच्चा है जो हमारा ढाका बांग्लादेश जा रहा है. इससे पहले एक जर्मनी गया था हमारा बच्चा सोहम राजपूत, जो पिछले साल हमने उसको रिप्रेजेंट किया था एथलेटिक्स के अंदर, जो हमारे समर गेम होते हैं जर्मनी के अंदर, बर्लिन में. और स्पेशल ओलंपिक एक जो है यहाँ पे हमारे 31 डिस्ट्रिक्ट है. 31 डिस्ट्रिक्ट का जो है सभी बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में करते हैं. फिर हम लोग स्टेट के लिए गांधीनगर जो राजस्थान के अंदर हमारा ऑफिस है वहाँ पे हम जाते हैं स्पेशल ओलंपिक का. उधर से सिलेक्शन होकर हमारा दिल्ली में ऑफिस है, फिर एशिया पैसिफिक के अंदर ऑफिस, और फिर यूएस के अंदर ऑफिस. तो यहाँ से ये पूरा एक बॉडी है जिसके अंदर एक पूरा सभी इंचार्ज बना के रखे हैं सभी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल इंटरनेशनल में. तो उनके थ्रू ये सिलेक्शन होता है. सर, कृष्णा की प्रैक्टिस आप कब से करें? कृष्णा की प्रैक्टिस तकरीबन मेरे साथ ये जो ध्यान में आया था तब 5 साल से पहले आया था. फिर हमने बीच में कोरोना आ गया था, तो कोरोना की वजह से हम लोग इसको जो है मतलब ऑनलाइन करवाते थे. हमारी जूम मीटिंगें होती थी, जूम के थ्रू हम लोग खिलाते थे इनको. दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से हम लोग इनको कंपटीशन कराते थे. फिर करते करते फिर इसको हमने डोजर कप में भेजा. इसको नॉर्मल में थोड़ा सा वहाँ पे भी एक इजाज़ सर करके हैं उनके पास भेजा. फिर अभी अब मैंने आनंद विद्या विहार जो स्कूल है सेंट्रल बोर्ड स्कूल, उसके अंदर हमने इसको वहाँ पे फर्नाडिस करके एक सर आते हैं उनके पास इसको स्पेशल जो है प्रॉपर जो कोच जो फुटबॉल का इंडिया लेवल का खेला हुआ उसके अंडर में ट्रेनिंग, इसको मॉर्निंग में वहाँ पे उसको ट्रेनिंग देता हूँ. और वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद फाइनली जो है इसको उस तरह से हमने तैयार कर दिया कि ये इंडिया लेवल को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है, इंडिया का नाम कमा सकता है और वहाँ जीत के आ सकता है. और बड़ौदा का नाम तो वैसे भी रोशन होने वाला है. कौन से नेशनल चैंपियनशिप जीत चुके हैं कृष्णा जी? कृष्णा वैसे नेशनल चैंपियनशिप के अंदर जैसे एथलेटिक्स में जा चुका है. अभी फिलहाल ये गोल्फ खेल रहा है, तो गोल्फ की ट्रेनिंग मेरी भी चल रही है. तो गोल्फ के अंदर भी ये काफ़ी अच्छा प्रेजेंट कर रहा है. जो हमारे 2027 के अंदर अमेरिका के अंदर होने वाला है समर गेम, उसकी तैयारी भी चल रही है. काफ़ी और भी बच्चे जैसे मेरे एकेडमी आर स्पोर्ट्स एकेडमी है, उसके काफ़ी बच्चे जो हैं हमारे तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे. जिसमें ये जैसे कृष्णा अभी फिलहाल बास्केटबॉल में अभी जाके खेल के आया था, बैडमिंटन में खेल के आया था. पर इसका कॉमन गेम हमने एक फुटबॉल ही रखा है, क्योंकि जब जिस गेम के लिए जाना है तो मास्टरी उसी में होनी जरूरी है. तो हमने बात की कृष्णा गुप्ता के जो गुरु हैं राठौर सर से. उन्होंने बताया कि वो किस प्रकार से कृष्णा को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, उनको किस प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से, ये सब हमने जाना. तो जो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को पाने का जुनून हो तो पूरी कायनात उसे आपके पास लाने में लग जाती है. तो इनके कृष्णा के 5 साल की मेहनत है कि आज वो इस स्टेज तक पहुंच पाए और भारत का नाम रोशन करने के लिए वो बांग्लादेश में प्रेजेंट करने जा रहे हैं. तो VNM TV गुजरात के वडोदरा में कांति राणा हॉबी सेंटर और सर्जन आर्ट गैलरी द्वारा डॉक्टर सोनल मानसिंह के साथ संवाद का आयोजन किया गया. गुजरात की कला नगरी वडोदरा के कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा ही विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता रहा है. इसी के तहत एक आयोजन हॉबी सेंटर और सर्जन आर्ट गैलरी की ओर से किया गया,
जिसमें डांस और आर्ट में महारत रखने वाली डॉक्टर सोनल मानसिंह, डॉक्टर पारुल शाह और रोशनी राणा के बीच एक संवाद का आयोजन किया गया। अंजलि मेमोरियल कमेटी के सहयोग से आयोजित संवाद के जरिए युवा कलाकारों को प्रोत्साहित किया गया। सर्जन आर्ट गैलरी में खड़े हैं और गुजरात, भारत और पूरे दुनिया में जो प्रख्यात, सुविख्यात और विदुषी है डॉक्टर सोनल मानसिंह जी, वो यहाँ आई है। 2 घंटे से उनसे बातचीत चल रही है और ये एक अनुभव है जो अद्वितीय है और ये डायलॉग जो उनके और ये सब कलाकारों के बीच हुआ वो अनफॉरगेटेबल इवेंट है और कभी इसको सुनाया जाएगा, उसको YouTube में रखेंगे, मगर ये गुजरात और वडोदरा के लिए बहुत बहुत बड़ी एक यशस्वी चीज़ हुई है जिसका हमें बहुत गर्व है। ऐसे जो एक डायलॉग होता है, बातचीत जो होती है, उसका एक क्या कहूँ, उसके एक अलग वैल्यू है। आजकल लोग अपने मोबाइल के साथ ज़्यादा डायलॉग कर रहे हैं, उसमें भी इतने लोग हर एक उम्र के आए, डांस के फील्ड के बाहर से भी, पुरुष महिलाएं सब थे, कुछ बच्चे भी थे। तो उसमें विज्ञान और कला का क्या संबंध है, इतने अच्छे सवाल पूछे गए बाद में। तो लंबा चला, लगभग मैं कहूँ 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा ये चला है और इस बातचीत से कई कुछ बातें निकल के आई हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि ऐसी बातचीत और होए और अलग जगह पे स्कूल्स में होए, क्योंकि बच्चों को भी और टीचर्स को भी सुनने की बहुत आवश्यकता है, जो दिल दिमाग को खोल दे। कहीं ना कहीं कोई एक झरोखा, एक खिड़की खुले, जिससे कि आप अपने जो कर रहा है, ग्रेड्स लाना है, मार्क्स लाने हैं, ये करना है, वो करना है, उससे थोड़ा बाहर निकल के दुनिया देखें, कुछ वैल्यूज समझें, मेघ धनुष, इंद्रधनुष को देखें। जीवन एक इंद्रधनुष है, कई रंग हैं उसमें। तो ये सारी बातें होती हैं और आज मुझे लगा जैसे लोगों का उत्साह दिखा, जैसे लोगों ने बाद में बताया उनको क्या महसूस हुआ, तो मुझे लगता है कि यहाँ आना सार्थक हुआ, सफल हुआ और मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गुजरात के जूनागढ़ के भैसाण तालुका के मेंदपरा गांव में जूनागढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे राजेश चुड़ासमा ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। जूनागढ़ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजेश चुड़ासमा चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रचार का श्री गणेश कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के 7 गांव के कार्यकर्ता और मतदाता शामिल हुए, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान कम लोगों की उपस्थिति चर्चा का कारण बनी। यहाँ के लोग कई सारी दिक्कतों का सामना पहले ही से ही करते आ रहे हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी द्वारा उचित जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच लोकसभा उम्मीदवार राजेश चुड़ासमा को कितना प्रतिसाद मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कार्यक्रम में राजेश चुड़ासमा के साथ साथ भाजपा में जुड़े हुए भूपत भायानी, हर्षद रिबड़िया, किरीट पटेल समेत के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमारा बाजूનું ગામ મેંદપરા ગામે જૂનાગઢ સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા મતદારોની મુલાકાતે આવ્યા હતા। એ દરમિયાન પસવાડા ગામના ગ્રામજનો અને માલીડા ગામના ગ્રામજનો અમે એક સાથે મળી અને 100 માણસો જેવાની સંખ્યા થઈ અને રાજેશભાઈને ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન જે લગાવવામાં જંગલ ખાતા દ્વારા આવ્યો છે, એનાથી અમારા જૂનાગઢ જિલ્લા અને ભેસાણ તાલુકાના 27 ગામના સર્વે નંબરો અને ગામ તળો ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનની અંદર સામેલ કરવામાં આવ્યા છે। તો એમાં ઘણા ગામના સર્વે નંબરો છે અને ઘણા ગામના ટોટલ સર્વે નંબરોને ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનમાં સમાવેશ કરેલ છે। તો જે ગામના સર્વે નંબરો ખાલી ખેતરો સમાવેશ કરવામાં આવે છે એ લોકોને તો એવો બધો ગંભીર પ્રશ્ન નથી, પણ હાલ અમારા જે ટોટલ ગામના સર્વે નંબર ગામતળ સહિત ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનમાં જાહેર કરેલ છે, એ ગ્રામજનોને, દુકાનદારોને, ખેડૂતોને હાલાકી મોટી સંખ્યામાં પડી રહી છે, કારણ કે તંત્ર દ્વારા સફાઈ અભિયાનની અને સિંગલ પ્લાસ્ટિક યુઝનો બેન્ડ લગાવવા માટે કામગીરી કડક કરવામાં આવે છે, જેથી કરીને ગામની અંદર આવી અને તંત્ર દ્વારા દુકાનદારો અને ગ્રામજનો સાથે
કાર્યવાહી કરી અને દંડ વસૂલવામાં આવે છે। देश भर में शक्ति की भक्ति का महापर्व आज से शुरू हुआ है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में भी 9 दिनों तक मां के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना जारी रहेगी। शक्ति की भक्ति का महापर्व चैत्री नवरात्रि शुरू हो गई है, जो 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलेगी। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना होगी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्र में सभी छोटे बड़े देवी मंदिरों में आस्था की ज्योति जगमग हो रही है। मंदिरों, घरों में शंख घड़ियाल की धुन पर आरती से आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है। अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना के साथ चैत्र नवरात्रि पर माताजी की आराधना की गई। देवी मंदिरों में मनोकामना की ज्योति भी प्रज्वलित की गई। कई घरों में ज्वारा भी बोई गई हैं। नवरात्रि के पहले दिन परंपरा के अनुसार यहाँ बिरोही भिगोई गई। भक्तों में नवरात्रि को लेकर काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। ये चैत्र नवरात्रि ज्वारा विसर्जन के साथ समाप्त होंगे। नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्त व्रत रखते हैं और पारणा के साथ व्रत का समापन करते हैं। 9 दिनों तक माताजी के मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन भी किए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल भी होंगे। गुजरात की भरूच लोकसभा बैठक पर मनसुख वसावा, चैत्र वसावा के बाद अब दिलीप वसावा ने भी दावेदारी पेश की है। गुजरात के भरूच की लोकसभा सीट पहले ही देश में चर्चा का विषय है। यहाँ 6 टर्म से विजेता रहे भाजपा के सांसद मनसुख वसावा को 7वीं बार पार्टी द्वारा टिकट दिया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय विधायक चैत्र वसावा को इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसी बीच आदिवासी अग्रणी छोटू वसावा के छोटे बेटे दिलीप वसावा ने भी भरूच लोकसभा सीट से दावेदारी पेश की है। भारत आदिवासी पार्टी का हाल ही में छोटू वसावा ने गठन किया है। દેશમાં જે લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણીઓ આવી રહી છે 2024ની અંદર, તો ગુજરાતની પણ જે સીટો છે લોકસભાની એ લડાવવા માટે અમે અમારી કમિટી બોલાવીને નક્કી કર્યું છે। એના ભાગરૂપે હું આ પાર્ટી બાપ પાર્ટી છે એનો સંરક્ષક છું અને એ કમિટીએ જે નિર્ણય લીધો છે એ નિર્ણય આજે હું અહીં આગળ રજૂ કરું છું કે ભરૂચની જે લોકસભાની બેઠક જે બહુ જ ચર્ચામાં છે, બધા જ લોકોને બધી જ પાર્ટીઓને રસ અહીં બહુ જામી ગયો છે, તો અમે બાપ પાર્ટી તરફથી પણ અમારો પ્રત્યાશી અમે ઉતારવાના છે ના એનું નામ છે દિલીપભાઈ ખોટુભાઈ વસાવા। અમે એ ફોર્મ ભરાવાના છે ને એ દ્વારા આદિવાસીઓની જે સમસ્યા છે ગુજરાતની અંદર અને દેશની અંદર એ સમસ્યા હલ કરવા માટે અમે વર્ષોથી પ્રયાસ કરીએ છીએ। આજે પણ અમે બાપ પાર્ટી બનાવીને આ પ્રયાસ અમારો ચાલુ રાખવાના છે ને એના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં ઘણી જે સીટો છે એના પર અમે પ્રત્યાશી મૂકવાના છે। गुजरात के कच्छ में शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में सीआरपीएफ द्वारा सरदार पोस्ट पर शहीदों को सलामी दी गई। सन 1965 में 9 अप्रैल के दिन को कच्छ के रण में भारत के सीआरपीएफ जवानों ने पाकिस्तान आर्मी को धूल चटा दी थी। इसी के तहत आज के दिन को शौर्य दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। इसी के तहत गुजरात के कच्छ बॉर्डर पर सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया गया। सरदार पोस्ट पर शहीदों को सलामी देकर शहीदों की शहीदी को याद किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में हुए युद्ध के दौरान कच्छ की सीमा पर सरदार पोस्ट चौकी पर पाकिस्तान की लश्करी ब्रिगेड ने हमला कर दिया था, जिसका सीआरपीएफ के जवानों ने हिम्मत से सामना किया था। इस युद्ध में भारत के 6 जवान शहीद हुए थे, जबकि दुश्मन के 34 सैनिकों का खात्मा कर दिया गया। 1965 की इस जंग को आज भी देश याद करता है। इस मौके पर सीआरपीएफ वेस्टर्न सेक्टर के आईजी शशिकांत उपाध्याय, सीआरपीएफ डीआईजी राम सिंह, रैपिड एक्शन फोर्स के अधिकारी और बीएसएफ भुज के डीआईजी और अन्य अधिकारियों ने उपस्थित रहकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शौर्य दिवस बल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसकी ओरिजिन भी सरदार पोस्ट से ही है। 9 अप्रैल 1965 के दिन सरदार और टाक पे हमारी सीआरपीएफ की 2 कंपनियां डिप्लॉयड थी, जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान के एक ब्रिगेड ने अटैक किया, जिससे हमारे जवानों ने बहादुरी से लड़ा
पोस्ट को डिफेंड किया, पाकिस्तानियों को न केवल उनके लोगों को मारा बल्कि उनको जीवित बंदी बनाया। और ये हमारी गौरव गाथा अन्य लोगों को, अन्य जो हमारे अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारी हैं, जवान हैं, को प्रेरित करे, उससे प्रेरणा ले और इस बहादुरी के जो हमारे विरासत है इसको आगे बढ़ाए। उसी को ध्यान में रख करके हम लोग शौर्य दिवस मनाते हैं। इसका मुख्य फंक्शन सरदार पोस्ट पे होता है और दूसरा मुख्य फंक्शन जिसमें कि माननीय महानिदेशक महोदय स्वयं शामिल होते हैं वो नेशनल पुलिस मेमोरियल नई दिल्ली चाणक्यपुरी में होता है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इसी बीच गुजरात में कांग्रेस को झटके पर झटके मिल रहे हैं। गुजरात में बढ़ रही चुनावी गतिविधियों के बीच अंबाजी कांग्रेस से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 700 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता और अग्रणी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं। यहां के पूर्व विधायक गोवा रबारी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का खेस धारण कर लिया है। कई गांव के कांग्रेस कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं और सभी ने केसरिया धारण कर लिया है। આજે અંબાજીના ધામમાં ઘણા વર્ષોથી જે કોંગ્રેસ સાથે જોડાયેલા હતા એમાં બધા જ આગેવાનો અને તમામ સમાજના આદિવાસી હોય, રબારી હોય, પ્રજાપતિ હોય, દરબાર હોય, એ બધે જ સમાજના હજારોની સંખ્યામાં આજે કોંગ્રેસ પાર્ટીને રામ રામ કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટી મોદી સાહેબની વિચારધારામાં બધા જોડાયા છે। એમને બધા જ અમે આવકારીએ છીએ અને ગામે ગામથી તમામ લોકો જોડાયા છે, કારણ કે સાચી દિશા, સાચો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, લોકો જુએ છે અને એ જોઈને આજે જોડાય છે। નક્કર યોજનાઓ, નક્કર વચનોનું પાલન કરે। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM टीवी। वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल से पूरा ये एक डे मनाया जाता है और VNM हमेशा ही इसकी पूरी सीरीज आप तक लेकर आता है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमेशा हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स पर हम लगातार बात कर रहे हैं और आज शरीर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन पर हम बात करने वाले हैं, आई। आंखों में अब बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं, बहुत सारे लोगों को चश्मा होता है और ऐसे में चश्मा से निजात देने के लिए भी अलग अलग ट्रीटमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कितनी सुरक्षित होती है और कितने सुरक्षित रूप से इसे किया जाना चाहिए, उस पर आज बात होगी। और बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर तपन शुक्ला, जो कंसल्टेंट आई सर्जन है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर तपन शुक्ला के बारे में मैं आपको बता दूं कि वासना भाईली रोड पर वरेण्यम आई हॉस्पिटल में हम उनकी सेवाएं लेते हैं और अलकापुरी में विजन प्लस उनका लेजिक सेंटर है, जहां बहुत सारे लोगों ने सालों से ये सेंटर और हॉस्पिटल चल रहे हैं, जिसकी सेवाएं वडोदरा शहर ले रहा है। ऐसे में आज एज अ एक्सपर्ट हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार लेजिक की जो ट्रीटमेंट करवाते हैं वो आखिरकार कितनी सुरक्षित होती है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये लेजिक बेसिकली होता क्या है? लेजिक बेसिकली टेक्नोलॉजी है जो नंबर निकालने के लिए है। बहुत सारे लोगों को चश्मा जो लगाते हैं तो वो लेजर की हेल्प से वो हम नंबर निकाल सकते हैं, तो उसको लेसिक बोलते हैं जी। और ये लेजिक जो है वो परफॉर्म कैसे करता है? लेजिक नॉर्मल आंखें जो होती है वो ऐसी होती है, नंबर वाली आंखें जो है वो ऐसी कर्व्ड है जी। तो लेजर उनको पॉलिश कर करके उसको जो नेचुरल बिना नंबर वाली आंख होती है वैसा शेप देता है जी जी। ताकि जो भी पेशेंट है वो विदाउट चश्मा देख पाता है जी। आजकल अब चश्मा पहनना ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता है। किसी की शादी में अड़चने आती हैं, किसी को अपना लुक बेहतर बनाने के लिए चश्मा नहीं चाहिए होता है और ऐसे में लेजिक ट्रीटमेंट जो है आशीर्वाद समान साबित होती है। और इसीलिए आज इस पर आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार ये ट्रीटमेंट होती क्या है। सर, लेजिक ट्रीटमेंट है उसके कितने प्रकार है और कौन सी सबसे ज्यादा बेस्ट और सेफ मानी जाती है? लेसिक मेनली अलग अलग टाइप से हो रही है। बेसिकली एक बेसिक लेसिक होता है जी,
उसके ऊपर एक कस्टमाइज्ड लेसिक करके ट्रीटमेंट होती है। अच्छा। और उसके ऊपर अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो उसको आई लेसिक बोलते हैं या ब्लेडलेस लेसिक बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मली पहले अभी भी हम जो ज्यादातर सर्जरीज होती है उसमें ब्लेड का इस्तेमाल होता है जी। वेरेस जो ब्लेडलेस प्रोसीजर्स है या आई लेसिक है उसमें लेजर से ही सब कुछ होता है, तो उसको ऑल लेजर टेक्निक भी बोलते हैं जी। तो आजकल सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो आई लेसिक या ब्लेडलेस लेसिक सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। बात वैसे आंखों की है तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतना जरूरी है और इसलिए इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में मैं जरूर डॉक्टर शुक्ला पूछना चाहूंगी। सर, कॉम्प्लिकेशंस भी होते ही होंगे क्योंकि मामला आंख का है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लेकिन इसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता जिससे आंख चली जाए अच्छा। या उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो। सो कॉम्प्लिकेशंस ज्यादातर इसमें ऐसा होता है कि आंखें ड्राई हो जाती हैं या कई कबार ग्लेयर प्रॉब्लम्स आते, मतलब वो रात को जो हाईवेज पे लाइट्स होती है वो स्प्रेड होती है जी। कभी कभार कई लोगों को नंबर रह जाते हैं। अच्छा। तो हम उसको 3-4 महीने बाद ये नंबर वापस निकाल के दे रहे हैं। तो ये सब बेसिक कॉम्प्लिकेशंस है, बट ये सारे मैनेजेबल कॉम्प्लिकेशंस है। लोगों में जो एक डर है कि भी आंखों खाए तो आंख चली जाएगी, बहुत सारे पेशेंट्स हमें, खास करके ये सारे यंग पेशेंट्स होते हैं, शादियां भी बाकी होती हैं, पूरी लाइफ बाकी है उन लोगों की, तो उनके पेरेंट्स ज्यादा इसमें कंसर्न रहते हैं कि भाई कैसा होगा क्या होगा। बट सबको मैं आपके दर्शकों को बताऊंगा कि ये मेरे यहाँ नहीं, सब जगह कोई भी जगह पे आप करते हैं सर्जरीज, पर ये जो लेजिक सर्जरीज है, ये आई लेसिक सर्जरीज है, ये काफी सेफ है और इसमें जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो सारे मैनेजेबल कॉम्प्लिकेशंस है। इसमें किसी को ऐसा डरने की जरूरत नहीं है कि मेरी आंख चली जाएगी या परमानेंटली मैं ब्लाइंड हो जाऊंगा, ऐसा कभी किसी को कोई भी जगह पे नहीं होता है। सो इट इज अ सेफ प्रोसीजर जी, यानी काफी सुरक्षित है। और बहुत सारे क्षेत्र में ऐसा होता है जहां स्पेक्टिकल्स के साथ आप नहीं जा सकते। अगर ग्लैमर का कोई फील्ड है या अगर सेना में जाना है तो वहां चश्मे के साथ काम नहीं हो पाता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के लिए लेजिक की जो ये सर्जरी है आशीर्वाद समान साबित होती है। ऐसे में अब जो मेरे मन में सवाल आ रहा है वो यही है कि कौन इसे करवा सकता है, क्या हर कोई इसके लिए फिट होता है? सर नहीं, नॉर्मली 18 to 35 ईयर्स ऑफ एज ये आइडियल एज है जिसमें आपको ये सर्जरीज करवानी चाहिए जी। दूसरा, इससे पहले थोड़े टेस्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब जो कोई भी चश्मे लगा रहा है वो सबको लेजर, पहले हम उसकी सेफ्टी टेस्ट करते हैं जी। उसको एक कॉर्नियल थिकनेस करके एक टेस्ट होता है जिसमें आपके जो भी नंबर हैं वर्सेस वो नंबर आपकी आंख जो लेजर देंगे उस नंबर का, वो आपकी आंख सहन कर सकती है कि नहीं जी। अगर सहन नहीं कर सकती तो हमें पेशेंट को ना भी बोलना पड़ता है कि भाई आपकी आंख के लिए ये सुरक्षित नहीं है तो आप इसे मत करवाओ जी। सो देयर आर बेसिक टेस्ट करके फिर डिसाइड होता है कि सर्जरी कर पॉसिबल है तो कौन सी हमने जो डिस्कस किए उसमें कौन सी ज्यादा सेफ है। तो इस तरीके से टेस्ट होके फिर आगे बढ़ते हैं जी। और कोई एज क्राइटेरिया होता है कि क्योंकि आजकल बच्चों को भी अब तो चश्मा होता है, तो कोई एज क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है? 18 to 35 ईयर्स ऑफ एज इज द आइडियल एज, बिकॉज उससे 18 साल से पहले नंबर चेंज होते रहते हैं, तो बच्चों में हम ये नहीं कर सकते। इसका दूसरा एक रिक्वायरमेंट होता है कि जो आपके नंबर है चश्मों के वो पिछले 1 साल में चेंज नहीं होने चाहिए। अच्छा। और नॉर्मली बच्चों में ग्रोइंग एज है तो नंबर चेंज होते रहते हैं। 18 साल के बाद जब नॉर्मली हाइट बढ़ना बंद हो जाता है उस वक्त नंबर भी थोड़ा स्टेबल हो जाता है, तो 18 साल के बाद इसको रेकमेंड किया जाता है। और 35 के बाद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद वो नियर ग्लासेस आ जाते हैं जिसको हम बेताला बोलते हैं जी, जी, जी। तो वो लगाना पड़ता है लोगों को। सो 35 के बाद वो ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। सो 18 to 35 ये आइडियल एज हो गई लोगों के लिए करवाने के लिए। यानी यंग एज में लेजिक ज्यादा प्रेफरेबल है। यंग जो भी लोग हैं और 18 से 35 में वो इस लेजिक सर्जरी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। क्या कोई और ऑप्शंस भी होते हैं चश्मा दूर करने के, कोई और ट्रीटमेंट, कोई और सर्जरी? जैसे मैंने बताया कई पेशेंट्स में नहीं पॉसिबल होता जी। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन होता है, उसको ICL बोलते हैं, इम्प्लांटेबल लेंस। तो उसमें कोई लेजर का यूज नहीं होता। उसमें जैसे आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हो हर रोज और निकालते हो, उसकी जगह पे एक स्पेशल लेंस आता है जी। वो लेंसेज आंखों में इंजेक्ट करते हैं।
तो आंखों की कोई भी नॉर्मल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए बिना वो लेंस आंखों में डाल देते, हमेशा तो रहता है, उसे निकालने की और उसको निकालने की फिर से जरूरत पहनने नहीं की है। जरूरत नहीं। जरूर। और जी। उसमें भी कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि उसमें भी वो लेंस, उसका एक एडवांटेज ये भी है कि आगे जाके कभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप वापस निकाल भी सकते हो सर्जरी करके। तो जिस पेशेंट्स में लेजर ऑपरेशन या लेसिक पॉसिबल नहीं है, या अभी लेटेस्ट क्राइटेरियाज के हिसाब से अगर 10-12 नंबर से ज्यादा है, तो ये इम्प्लांटेबल लेंस इज मोर फेवरेबल और मोर रिकमेंडेड। ओनली थिंग थोड़ा उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, तो सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। जी, कॉस्ट की बात की तो लेजर भी वैसे लोग मानते हैं कि बहुत महंगा होता है। क्या इसकी कॉस्ट क्या आती है सर, अगर दोनों आंखों में हमें इसकी ट्रीटमेंट लेनी है तो? नॉर्मली ये सब 30,000 से स्टार्ट होता है फॉर बोथ आईज जी। और वो जाते जाते 80-90,000 दोनों आंखों का हो जाता है। जी, और मैं जो ये लेंसेज बता रहा हूँ वो उससे डबल कॉस्ट में होता है, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीस के आसपास। अच्छा। उसका कॉस्टिंग दोनों आंखों का बैठता है। 35,000 से शुरू होके आपका ऑपरेशन हो 2 लाख सकता तक। है। यस जी। यस। तो वैसे ज्यादा महंगा नहीं है, अगर हमेशा के लिए चश्मा से निजात पानी है तो लेजर ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल जाया जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ डे की सीरीज में आज हम बात करें लेजर ट्रीटमेंट पर, जो आंखों में इस्तेमाल कर आंखों के चश्मा के नंबर जो है वो हमेशा के लिए हटा दिए जाते हैं। सर, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार तो लेजर करवा दिया फिर वापस चश्मा आ गया, तो नॉर्मली 10 इयर्स तक नहीं आता। लोगों में ये भ्रम है कि जिंदगी भर चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं होता। नॉर्मली 10, बिकॉज आजकल ज्यादातर सब लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया। तो नंबर तो हम निकाल दिए, लेकिन आंखों पे जो स्ट्रेस लेवल है वो तो वहीं का वही है। तो उनको नंबर आने के चांसेस ज्यादा है। तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस ये सब देखे गए हैं कि ये सब 10 इयर्स तक चलता है। पर 10 साल के बाद अगर आपको वापस करवाना है तो वापस ये सब सारे सुरक्षा जांच करके हम अगर पॉसिबल है तो दूसरी बार भी कर सकते हैं। मतलब वो भी एडवाइजेबल है, प्रोवाइडेड उसका सेफ्टी फीचर सब कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। तो और क्या पावर रेंज होती है ये लेजिक आई ट्रीटमेंट की? वो तो डिपेंड करता है, पर नॉर्मली -1 नंबर से लोगों स्टार्ट होता है और 10-12 नंबर तक कर सकते हैं उसको। और ब्लेड फ्री की आप बात कर रहे थे, तो ये किस तरीके काम करता है? जैसे मैंने बताया, ब्लेडलेस प्रोसीजर्स होती है। नॉर्मली ये सब सर्जरीज में क्या होता है कि जैसे हम लैपटॉप में एक फ्लैप ओपन करते, कोई काम करते, फिर वो फ्लैप वापस रखते हैं, उसी तरह ये जो काला पोर्शन दिख रहा है अपनी आंखों में, उसका एक फ्लैप बनता है, फिर लेजर दिया जाता है, फिर वो फ्लैप वापस रखा जाता है। अब ये जो फ्लैप बनता है ये 2 तरीके से बनता है, ब्लेड से भी बनता है और लेजर से भी बनता है। नंबर निकालने के लिए तो सब में लेजर ही यूज होगा, पर ब्लेड जो फ्लैप बनाना है वो ब्लेड और ब्लेडलेस दोनों पॉसिबल है। तो ब्लेड फ्री जो है वो लेजर से फ्लैप बनता है। तो उसकी सेफ्टी फीचर थोड़ा उसमें बढ़ जाता है, बिकॉज इट्स नॉट अ मैनुअल थिंग, इट्स अ लेजर प्रोसीजर। तो पूरा वो रोबोट जैसा लेजर ही सब कर रहा है। तो कॉम्प्लिकेशन चांसेस आर वेरी लेस इन ब्लेड फ्री सर्जरीज। और बहुत सारे लोग सर डरते भी हैं कि लेजिक करवा तो लेंगे लेकिन उसके बाद बहुत केयर रखनी पड़ती है। आप धूप में नहीं जा सकते, आपको मिट्टी नहीं उड़नी चाहिए, आपको ये करना है, आपको वो करना है, इस तरीके की बहुत सारी धारणाएं लोगों के मन में होती है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। नॉर्मली 1 दिन का आराम होता है। अच्छा। और जो सो फार एज जॉब ये सब कंसर्न होते हैं, तो नॉर्मली ये सारी सर्जरीज थर्सडे फ्राइडेज होती है, तो वो वीकेंड लोग आराम कर लेते हैं। मंडे से दे गो बैक टू देयर वर्क और रूटीन अपना जो भी करना है कर सकते हो। हाँ, आप जो बता रहे हो कि ध्यान रखना है कि धूल मिट्टी नहीं जाए, वो 1 मंथ तक होता है। कि क्या क्या केयर होती है? 1 मंथ तक आप बाहर निकलो तो कोई सेफ्टी ग्लासेस लगाओ। 1 मंथ तक आंख को जोर से ऐसे मसलना नहीं है। 1 मंथ आई मेकअप नहीं है। 1 मंथ आंखों में डायरेक्ट ऐसे पानी नहीं डालना है। 3 से 4 दिन गले से नीचे स्नान करना है। और इनिशियली 3-4 दिन ये स्क्रीन टाइम थोड़ा कम रखना है लोगों को। बस ये सारी बेसिक केयर्स और जो ड्रॉप्स वगैरह बताते हैं उस हिसाब से उनको रेगुलर यूज करते हैं। हाँ, स्विमिंग ये सब 1 मंथ तक अवॉइडेबल है। हेवी एक्सरसाइजेस आप 10-15 दिन बाद शुरू कर सकते हो। पर सो फार एज फिजिकल रेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती। 1 दिन का रेस्ट
आंखों का बस sufficient। थोड़ा सा ध्यान रखना है। जी जी। बिल्कुल। और आई ड्रॉप्स बहुत लोग कहते हैं कि बहुत लंबे वक्त तक आई ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं, नहीं, ऐसा भी होता है? 1 to 3 months तक डालने होते, उसके अच्छा। बाद जरूरत नहीं रहती। और ये जो लेजर ऑपरेशन है उसके सक्सेसफुल रेशियो क्या है सर? मोर देन 99% आई कुड से। अच्छा, तो मतलब काफी सेफ और काफी काफी safe। एडवाइजेबल ये पूरी Yes। है। तो लेजर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि आंखों का मामला है तो वैसे ही लोग डरते हैं, लेकिन एडवाइजेबल कही जा रही है, एक्सपर्ट आप कहते हैं। सर, एक्सपर्ट के पास जाना कितना जरूरी है, क्योंकि अब लेजर सेंटर जो है वो जगह जगह खुले हैं। मैंने देखा है कि कहीं ब्यूटी पार्लर्स में और कॉस्मेटिक जो सेंटर्स होते हैं वहां भी वो लोग ऐसी सर्जरी करते हैं, तो कितना जरूरी है कि एक्सपर्ट के पास नहीं, जाया एक्सपर्ट जो भी आप लेजर सेंटर है जाए? वहीं जाना है। आई का लेजर सेंटर इज डिफरेंट। जी तो कहीं पर भी आप जा रहे हो तो नहीं, आपको ये देखना है कि आप जिससे करवा रहे हो वो डॉक्टर कितना सीनियर है, कब से कर रहा है, कौन सी टेक्निक, क्योंकि इसमें ज्यादातर दोनों आते हैं, डॉक्टर्स एक्सपर्टीज प्लस टेक्नोलॉजी। जी तो कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं। अभी तो आप इंटरनेट के माध्यम से गूगल से सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही कलेक्ट कर सकते हो इस सारी जी, चीजों में, तो जी। आप रिव्यूज भी होते हैं अभी, तो ये सब देख के फिर जाएं, पूरा अच्छे से वो सिस्टम को समझे, अच्छे से वो काउंसलिंग करते हैं अभी सारे सेंटर्स में। जी जी आप जो पूछ रहे हो वो सारी चीजें उनको इंडिविजुअल डॉक्टर या काउंसलर जो भी सेंटर्स में होते हैं वो उनसे समझे, जी उसका सेफ्टी पहले देखे, उसके बाद डिसीजन ले। पर ये डेफिनेटली जरूरी है कि आप जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वहां पे जाएं, जो USFDA टेक्नोलॉजीज अप्रूव्ड टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, जी। ये सारी चीजें जाने, बिकॉज ये सेफ्टी के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। जब मामला आंख का हो तो हमें कोई भी हमेशा कोई भी सेक्रीफाइस क्यों करना चाहिए? हमें हमेशा हर चीज को परख कर ही आंखों का इलाज और आंखों की ये जो ट्रीटमेंट है, लेजर ट्रीटमेंट, उसे करवाना चाहिए। वैसे वर्ल्ड हेल्थ डे पर बात हो रही है, आपके स्वास्थ्य पर बात हो रही है। सर, आंखों को अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, कंप्यूटर हो रहा है, मोबाइल है, दिन भर यही यूसेज है, कैसे हम अपनी आंखों को थोड़ा बहुत भी सुरक्षित रख सकते हैं इन सारी चीजों से? तो स्क्रीन टाइम तो रहेगा ही अब सबके साथ, जी पर उसमें उसकी वजह से आंखों ड्राई बहुत हो जाती है। ये आप लेजर छोड़ दीजिए, पर ड्राइनेस, जिसको चश्मा का नंबर नहीं है जी वो भी आज ड्राइनेस के ड्रॉप्स, उसको लुब्रिकेशन बोलते हैं, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आते हैं, जी वो यूज करने पड़ते हैं। और ये लंबे समय तक यूज करना कोई सही नहीं है। जी तो ज्यादातर हम कोशिश करते हैं, एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि आप नेचुरल तरीकों से, जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन पे हो तो फ्रीक्वेंट आंखों को पानी से, जो पीने का पानी होता है अपने जी, वहाँ जी। ऑफिस में, घर में, वो थोड़ा क्लीन वाटर है, तो उससे आंखों को साफ करते रहें। जी थोड़े थोड़े टाइम ऑफ स्क्रीन हो कि कहीं और ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करें। जी थर्ड इज फ्रीक्वेंट आंखों को ब्लिंक करें। ब्लिंकिंग ये नॉर्मल नेचुरल लुब्रिकेशन देता है। जब हम स्क्रीन पे बैठते हैं तो हमारा ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है, बिकॉज हमारा ध्यान स्क्रीन पर रहता है। जी तो उसकी वजह से नॉर्मल ब्लिंकिंग बंद हो गया तो फिर ड्राइनेस आ गया, तो फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग होता है। फोर्थ जो बोलते हैं हम, वो है कि अगर आप डेस्कटॉप पे हो तो डायरेक्ट रेज आंखों में कंप्यूटर से नहीं जाने चाहिए, थोड़े उसमें से स्लैंटिंग रेज जाए, जो आप अपना जो चेयर पोजीशन है उसको थोड़ा अप डाउन कर सकते हो, ताकि अगर आप कंप्यूटर हो तो मैं ऐसे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ या ऐसे कर रहा हूँ, सीधा नहीं देख रहा हूँ, ओके तो दैट आप चेयर पोजीशन थोड़ा एडजस्ट करें। तो ये सारी बेसिक चीजें अभी से अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो 18, 20, 25 साल के लोग हैं वो सारा दिन स्क्रीन पे होते हैं, जी तो अभी यही सिलसिला चलता रहा तो 40-45 इयर्स की एज तक जो पहुंचेंगे वो सबको कंपलसरी ड्रॉप्स डालना पड़ेगा। दूसरा, कहीं ये भी एक ऑप्शन है कि अभी मार्केट में ब्लू कट ग्लासेस निकले हैं, जो कंप्यूटर प्रोटेक्शन ग्लासेस बोलते हैं, बिना नंबर वाले, वो भी आप कहीं भी अपने आसपास के ऑप्टिकल स्टोर में से ले सकते हो, वो भी काफी प्रोटेक्शन देता है। और मैंने जो बताया ड्रॉप्स, वो एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, पर ये बेसिक केयर लो तो ज्यादातर जरूरत नहीं रहेगी। सर, आंखों की कोई एक्सरसाइज के बारे में हमारे दर्शकों को आप बता सके जिससे उन्हें फायदा पहुंचे? आंखों की एक्सरसाइज में नॉर्मल यही हम रेकमेंड करते हैं कि ऐसे थंब की तरफ देखना है और इसको नजदीक लेके आना है, वापस ले जाना है, ऐसा 5-10 टाइम्स अ डे। अच्छा, इससे मसल पावर थोड़ा आपका बढ़ जाता है। जी जी। और इसमें खाली हैंड मूवमेंट ही है, आई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ओके।
आई स्ट्रेट और अपना हैंड एकदम स्ट्रेट रखना है और ऐसे करते रहना है जी। तो इससे थोड़ा मसल पावर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आई का हेल्थ थोड़ा अच्छा रहेगा। और एक आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ, आंखों को अच्छा रखने के लिए कौन सा फूड एडवाइस करते हैं आप कि ये खाने से आपको आंखों पे कुछ फायदा हो सकता है? तो विटामिन ए रिच जो फूड होते हैं जी, कैरेट्स हो गया, बीट्स हो गया, ये सारी चीजें अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो उससे काफी रिलीफ आंखों को मिलेगा। जी। ये सारी बातें वैसे हमें पता होती है, लेकिन हैमरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि बहुत कुछ पता होने के बावजूद भी हम नहीं करते हैं और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे जैसे डे मनाने पड़ते हैं और वीएनएम पर हमेशा ऐसी सीरीज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो और हम हमारे बॉडी के हर पार्ट का ध्यान रख सके। हम बात कर रहे थे डॉक्टर तपन शुक्ला जी से जो वडोदरा के जाने माने कंसल्टिंग आई सर्जन है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आप क्यों नहीं जुड़े? अगर आपको इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियां वीएनएम के जरिए मिलती है तो वीएनएम को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। अगर अब तक नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल है हमारा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए क्योंकि जितनी आपकी आंखें इंपॉर्टेंट है उतनी ही आपके परिवार वालों की, रिश्तेदारों की आंखें भी इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करने का एक जरिया आप सिर्फ एक शेयर के जरिए बन सकते हैं। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार रोजाना लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।